हेलो हेलो हेलो। वेलकम सभी बच्चों का मेरे अलमास क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री का लेसन नंबर 1 जो कि है विलियन। तो जितने भी हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो जल्दी से जल्दी इस यूट्यूब चैनल से जुड़ें और मैं आपको पूरी 12th क्लास की केमिस्ट्री इस यूट्यूब चैनल पर पढ़ाने वाला हूँ विद नोट्स, यानी कि आपको यहाँ पर मैं नोट्स भी लिखवाऊंगा साथ में बच्चों। तो आप जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमसे जुड़ सकें। तो शुरू करते हैं बच्चों लेसन नंबर 1 विलियन। देखो, आप सभी लोगों ने बच्चों मिश्रण 11th क्लास में पढ़ा होगा। मिश्रण कितने प्रकार का होता है बच्चों? मिश्रण मिश्रण 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक होता है समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। तो समांगी और विषमांगी मिश्रण क्या होता है बच्चों? आप सभी लोगों ने पढ़ा हुआ है। समांगी मिश्रण क्या होता है? समांगी मिश्रण वह मिश्रण होता है जिसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में अच्छी तरीके से घुल जाए। क्लियर? और विषमांगी मिश्रण वह मिश्रण होता है जिसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में ना घुले। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं जिसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में पूरी तरह घुल जाए, तो पूरी तरह घुल जाए वो क्या कहलाएगा? समांगी मिश्रण। और इसमें क्या आ जाएगा बच्चों? जिसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में पूरी तरह से ना घुले या घुले ही ना, जैसे कि एग्जाम्पल हो जाएगा इसका पानी में मिट्टी। तो बच्चों पानी में अगर आप मिट्टी को घोलोगे तो क्या होगा? क्या वो मिट्टी जो है वो पानी में घुलेगी? बिल्कुल भी नहीं घुलेगी। मिट्टी पानी में कभी भी नहीं घुलती। इसी तरह पानी में रेत या ऐसा कोई मिश्रण जो एक दूसरे में नहीं घुल रहा है उसको बोलेंगे बेटा हम विषमांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण की यहां पर एक प्रॉपर डेफिनेशन देखना। वह मिश्रण जिसमें प्रत्येक घटक का संघटन एक समान रहता है, समांगी मिश्रण कहलाता है। समझना? घटक का मतलब पदार्थ जो कि हम मिश्रण में घोल रहे हैं। मिश्रण में जो जो पदार्थ है वो घटक कहलाते हैं बच्चों। ठीक है, तो मिश्रण मान लो कि 2 पदार्थों का मिश्रण है। जैसे कि हमने एग्जाम्पल ले लिया, यहां पर एग्जाम्पल देख लेना। इसका एग्जाम्पल ले लिया हमने नमक प्लस पानी, है ना? तो नमक प्लस पानी, जब पानी में हम नमक को घोलेंगे बच्चों तो क्या होगा? वो पूरी तरीके से घुल जाएगा और संगठन एक समान का क्या मतलब है कि जब हमने पानी में नमक को घोला तो क्या हुआ बच्चों? जो नमक पानी में घुला है वो ऊपर, बीच में, नीचे सब तरफ समान मात्रा में घुलेगा। यानी कि जब आप नमक का पानी पियोगे तो आपको पहली सिप, उसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी और लास्ट सिप, सब में नमक का टेस्ट क्या आएगा बच्चों? समान टेस्ट आएगा। सब में नमक का टेस्ट क्या आएगा? समान। तो हम कह सकते हैं कि जो नमक है वो पूरे पानी में समान रूप से घुला हुआ है। इसलिए आप ग्लूकोज को पानी में घोलो तो क्या होगा बच्चों? ग्लूकोज को जब आप पानी में घोलोगे तो ग्लूकोज जो है वो पूरे पानी में समान रूप से घुल जाएगा, पूरे पानी में समान रूप से घुल जाएगा। ठीक है,
तो ये भी क्या है हमारे पास, समांगी मिश्रण। क्या है, समांगी मिश्रण। तो हमारे को जो इस चैप्टर में पढ़ना है वो समांगी मिश्रण ही पढ़ना है, यानी कि विलयन। क्या पढ़ना है बच्चों, विलयन, यानी कि समांगी मिश्रण ही विलयन होता है। क्लियर है बच्चों। तो बच्चों आगे देखना कि विलयन किसे कहते हैं। तो हमने समांगी मिश्रण, हमने मिश्रण समझ लिया। मिश्रण में हमने देख लिया कि मिश्रण दो प्रकार का होता है, समांगी और विषमांगी। क्लियर। तो अब हम विलयन देखने वाले हैं, विलयन क्या होता है। तो मैं यहां विलयन की डेफिनेशन लिख देता हूं। विलयन को इंग्लिश में सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, सॉल्यूशन। तो मैं यहां लिख देता हूं दो या दो से अधिक पदार्थ जो क्रिया ना करे, या दो से अधिक क्रिया नहीं करने वाले पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। विलयन कहलाता है। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, और पदार्थ कौन से होने चाहिए, जो क्रिया ना करे। क्योंकि पदार्थ अगर एक दूसरे में क्रिया कर लेंगे तो नया पदार्थ बन जाएगा बच्चों। अगर पदार्थ एक दूसरे से क्रिया कर लेंगे तो वो नया पदार्थ बन जाएगा, और नया पदार्थ अगर बन जाएगा तो वो मिश्रण नहीं होगा। मिश्रण में कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखें। जैसे कि हमने पानी में नमक को घोला, ये है हमारे पास जल। जल में हमने क्या डाल दिया बच्चों, नमक डाल दिया, NaCl, यानी कि हमने इसमें नमक डाल दिया। अब होगा क्या, जब आप इसमें नमक को डालोगे तो वो धीरे धीरे और छोटे और छोटे और छोटे और छोटे, इतने छोटे हो जाएंगे कि एक तो वो हमारे को दिखाई नहीं देंगे हमारी आंखों से, और जो पानी के कणों के बीच में जो गैप है, इन गैप्स में वो अपनी जगह ले लेंगे। यानी वो पानी से क्रिया नहीं कर रहे हैं, पानी के कणों के बीच अपनी जगह बना रहे हैं। तो ये क्या हुआ बच्चों, ये एक मिश्रण हुआ, क्योंकि ये क्रिया तो कर नहीं रहा है। ये तो क्या कर रहा है, सिर्फ जो जल के कण हैं उनके बीच बीच में अपनी जगह बना रहे हैं। क्लियर। तो ये हुआ समांगी मिश्रण, यानी कि विलयन। ये क्या हुआ बच्चों, विलयन, क्योंकि ये एक दूसरे से क्रिया नहीं कर रहे हैं। ये चीज आप लोग ध्यान रखें। क्लियर। आगे देखना बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट। इसमें प्रत्येक पदार्थ का संगठन एक समान होता है। इसका मतलब क्या है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही समझाया था। इसका मतलब यह है कि अगर हमने नमक को पानी में घोला तो वो ऊपर, बीच में, नीचे, सब तरफ क्या होगा, समान मात्रा में घुलेगा। क्लियर। अभी जैसे कि आपने अगर पानी में मिट्टी को घोली तो मिट्टी क्या होगी बच्चों, मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, ऊपर सतह पर कम होगी, बीच में थोड़ी सी होगी और नीचे ज्यादा होगी। यानी कि संगठन सभी जगह समान नहीं होगा, तो वो होता है विषमांगी मिश्रण। और अगर सभी जगह पर समान रूप से अगर घुल जाए तो वो बच्चों क्या कहलाता है, समांगी मिश्रण। क्लियर। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। नहीं आया है तो आप लोग मुझे कमेंट करें, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। आगे देखना बच्चों, विलयन के प्रकार। तो बच्चों हमारे पास यहां पर 3 प्रकार के विलयन हैं, उनके पदार्थों की संख्या के आधार पर। तो पहला विलयन है बच्चों, फर्स्ट है द्विअंगी विलयन। द्विअंगी विलयन। द्विअंगी विलयन क्या होता है, दो पदार्थों से मिलकर बना विलयन। दो पदार्थों से मिलकर बना विलयन द्विअंगी
विलयन कहलाता है। दो पदार्थों से मिलकर बना विलयन क्या कहलाता है बच्चों? द्विअंगी विलयन। अब जैसे कि कोई भी दो पदार्थ ले लेते हैं हम एग्जाम्पल के तौर पर, NaCl यानी नमक प्लस H2O, है ना, ग्लूकोज प्लस जल। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6, तो ग्लूकोज प्लस जल। तो ये दोनों क्या होंगे? ये दोनों हो जाएंगे बेटा हमारे पास द्विअंगी विलयन। तो देखो इसमें भी दो पदार्थ है, नमक और जल, यहां भी दो पदार्थ है, ग्लूकोज और जल। तो जब दो पदार्थों से मिलकर विलयन बनता है तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? द्विअंगी विलयन। उसके बाद नेक्स्ट देखना बच्चों, त्रिअंगी विलयन। तो नाम से ही पता चल रहा है बच्चों, त्रिअंगी यानी तीन पदार्थ। यहां द्विअंगी यानी दो पदार्थों से मिलकर बना विलयन द्विअंगी विलयन, त्रिअंगी यानी तीन पदार्थों से मिलकर बना विलयन त्रिअंगी विलयन कहलाता है। क्लियर? देखना, तीन पदार्थों से मिलकर बना विलयन त्रिअंगी विलयन कहलाता है। त्रिअंगी विलयन कहलाता है। यहां तक कोई डाउट है बच्चों? अब सिंपल सा है, त्रिअंगी विलयन यानी तीन पदार्थों से मिलकर बना विलयन। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हमारे पास जैसे कि KCl प्लस NaCl प्लस H2O, यानी हमने जल में NaCl और KCl दोनों घोल दिए। तो यहां पर कितने पदार्थ हो गए बच्चों? 1, 2 और 3। और तीन पदार्थों से अगर कोई विलयन बन रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? त्रिअंगी विलयन। इसके बाद नेक्स्ट देखना, थर्ड बहुअंगी विलयन। बहुअंगी विलयन। तो बहुअंगी विलयन क्या होता है? बहु मतलब बहुत सारे, तो तीन से अधिक पदार्थ अगर होंगे तो बच्चों उन तीन से अधिक पदार्थों से बने विलयन को बहुअंगी विलयन कहेंगे। तो तीन से अधिक पदार्थों से बना विलयन क्या कहलाता है बच्चों? बहुअंगी विलयन कहलाता है। क्लियर बच्चों? तो तीन से अधिक पदार्थों से बना विलयन क्या कहलाता है? बहुअंगी विलयन। तो मान लो ये तीन पदार्थ तो थे ही, इसमें ग्लूकोज और मिला दो। मान लो इसमें हमने ग्लूकोज और मिला दिया, ये C6H12O6 प्लस KCl प्लस NaCl प्लस H2। तो ये चार पदार्थों से मिलकर बन जाएगा। तो चार या उससे अधिक पदार्थों से जो विलयन बनता है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? बहुअंगी विलयन। यहां तक क्लियर है बच्चों? आगे देखना बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास विलयन के घटक। क्या है? विलयन के घटक। तो विलयन के घटक कितने होते हैं बच्चों? दो घटक होते हैं विलयन के। कौन कौन से? विलयन दो घटकों से मिलकर बना होता है, एक विलेय और एक विलायक। तो विलेय और विलायक इन दोनों से मिलकर क्या बनता है बच्चों? विलयन बनता है। क्लियर? यहां पर मैं इसे लिख देता हूं, यहां पर पहले विलयन जो है वो विलेय और विलायक से मिलकर बना होता है। क्लियर? अब विलेय क्या होता है बच्चों? तो जो कम मात्रा में होता है और जो विलायक में घुल जाता है तो वो विलेय होता है। यानी जो पदार्थ घुलता है वो विलेय है। जैसे कि नमक के पानी में कौन घुलता है? नमक। तो जो नमक घुलता है इसलिए वो विलेय है और नमक कम मात्रा में भी उपस्थित होता है। क्लियर? विलायक क्या होता है बच्चों? जो अधिक मात्रा में होता है
और जो विलेय को घोलता है। तो जो घोलता है वो विलायक है और वो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। जैसे कि नमक के पानी में, पानी जो है बच्चों वो क्या है, विलायक है। पानी क्या है, विलायक है, क्योंकि पानी जो है वो नमक को घोलता है। तो जो घोलता है वो विलायक और जो घुलता है वो विलेय। जो कम मात्रा में होता है वो बच्चों क्या होता है, विलेय, और जो अधिक मात्रा में होता है वो क्या होता है, विलायक। तो जल्दी से इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं फटाफट। विलेय, वह घटक वह घटक जो विलायक में घुलता है, विलायक की जगह विलयन भी लिख सकते हो, घुलता है तथा कम मात्रा में उपस्थित उपस्थित होता है, विलेय कहलाता है। विलेय कहलाता है। एग्जाम्पल की अगर हम यहां बात करें तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, नमक के पानी में, नमक के पानी में नमक क्या है, नमक विलेय है। क्यों है नमक विलेय, क्योंकि नमक घुलता है और कम मात्रा में उपस्थित होता है। उसके बाद आगे देखना बच्चों, विलायक। विलायक क्या होता है, वह घटक जो विलेय को घोलता है, वह घटक जो विलेय को घोलता है तथा अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। विलायक कहलाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, नमक के पानी में, पानी क्या है बच्चों, पानी यानी कि जल विलायक है। क्लियर। तो नमक के पानी में नमक जो कि कम मात्रा में उपस्थित है वो तो हो जाएगा विलेय, और जो अधिक मात्रा में उपस्थित है यानी कि पानी वो हो जाएगा विलायक। जो घुलता है वो विलेय और जो घोलता है बच्चों वो क्या होता है, विलायक। तो ये तो हो गया हमारे पास विलेय और विलायक। इसके बाद आगे देखना, विलयन के उदाहरण। विलयन के उदाहरण में फर्स्ट उदाहरण है बच्चों पीतल। पीतल जो कॉपर और जिंक से मिलकर बनता है। तो बच्चों कॉपर और जिंक को मिलाने पर पीतल बनता है। अभी आप सभी लोगों ने पीतल देखा होगा। क्या आपको पीतल में कॉपर और जिंक अलग अलग दिखाई देता है? नहीं, पीतल में आपको कॉपर और जिंक अलग अलग दिखाई नहीं देता है, और वहां पर कॉपर और जिंक का संगठन एक समान होता है। जर्मन सिल्वर कॉपर जिंक और निकल का एक मिश्रण है, कांसा कॉपर और टीन का एक मिश्रण है। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद यहां पर कुछ एग्जांपल्स और दे रखे हैं बच्चों, देखना। जल में उपस्थित फ्लोराइड, ये फ्लोराइड है बच्चों, फ्लोराइड आयनों की 1 ppm। अब ये ppm क्या चीज है, तो ppm होता है पार्ट्स पर मिलियन, यानी 1 मिलियन के अंदर एक पार्ट। इसका मतलब 1 मिलियन मतलब 10 लाख। जैसे कि मैं बात करूं 10 लाख लीटर पानी है। कितना लीटर पानी बच्चों, 10 लाख लीटर पानी है। तो उसमें 1 लीटर क्या होगा, फ्लोराइड आयन। 1 लीटर क्या होगा, फ्लोराइड आयन। तो उसको बोलेंगे 10 लाख में से 1 लीटर फ्लोराइड आयन है, तो उसको बोलेंगे 1 ppm। क्लियर है बच्चों। जैसे कि 10 लाख ml पानी है, तो 10 लाख ml में
1 ml क्या हो गया बच्चों, फ्लोराइड आयन। क्लियर। तो H2O में जो फ्लोराइड आयन है अगर उसकी सांद्रता 1 ppm है, कितना है, 1 पार्ट्स पर मिलियन, तो वो दंत शेक को रोकती है, यानी हमारे दांतों को खराब होने से रोकती है। तो जल के अंदर अगर फ्लोराइड तो जल के अंदर अगर फ्लोराइड आयन 1 ppm है तो हमारे दांतों को खराब होने से रोकता है। वहीं पर अगर सांद्रता 1.5 ppm हो जाए, कितनी हो जाए बच्चों, 1.5 ppm, यानी कि 10 लाख ml में 1.5 ml क्या है, 1.5 ml फ्लोराइड आयन है। क्या है बच्चों, फ्लोराइड आयन। तो यदि सांद्रता 1.5 ppm हो तो दांतों में पीलापन आ जाता है। तो दांत पीले जो हो जाते हैं ना बच्चों, वो किसके कारण होते हैं, जल में फ्लोराइड आयन की सांद्रता अगर 1.5 ppm होगी। और अगर इससे ज्यादा हो जाए, यानी 1.5 ppm से अगर अधिक हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए, तो वह जहरीली हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चों, जहरीली। क्लियर, यानी वो नुकसान पहुंचाती है। इसका एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ, देखो सोडियम फ्लोराइड का उपयोग चूहों के लिए जहर बनाने में किया जाता है। देखो सोडियम फ्लोराइड में फ्लोराइड है, ये रहा। तो सोडियम फ्लोराइड में जो फ्लोराइड है, इस फ्लोराइड का उपयोग, सोडियम फ्लोराइड का उपयोग किसके लिए किया जाता है, चूहों के जहर बनाने के लिए किया जाता है। आगे देखना। अंतशिरा इंजेक्शन को हमेशा लवणीय जल में एक निश्चित सांद्रता पर घोला जाता है। आपने देखा होगा बच्चों, जो नसों में इंजेक्शन लगाते हैं, उस इंजेक्शन में आपने देखा होगा, वो इंजेक्शन में एक पानी में इंजेक्शन डालते हैं जो उनके पास ही होता है, जिसको लवणीय जल कहते हैं। उसके बाद उस इंजेक्शन को नस में लगाते हैं, तो वो सांद्रता यानी वो पानी की मात्रा एक फिक्स मात्रा ली जाती है, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। क्यों ली जाती है, ताकि वो रक्त में प्लाज्मा की मात्रा के बराबर हो सके, प्लाज्मा की सांद्रता के बराबर हो सके। क्लियर। अगर वो प्लाज्मा की सांद्रता के बराबर नहीं होगी, कम होगी या ज्यादा होगी, तो कहीं ना कहीं नुकसान कर सकती है। ये बात क्लियर है। तो ये कुछ उदाहरण हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं। बहुत सिंपल उदाहरण है, याद कर लेना एक बार। तो बच्चों आगे देखना, विलयन के प्रकार। तो विलयन हमारे पास 3 प्रकार का होता है, गैसीय विलयन, एक द्रव्य विलयन और एक होता है ठोस विलयन। तो यहां पर पहला देखना आप, गैसीय विलयन। देखो जिस नाम से विलयन है, जिस नाम से बच्चों विलयन है, वो हमारे पास होगा विलायक। क्या होगा, विलायक। अगर गैसीय विलयन है तो विलायक क्या होगा, गैस। क्या होगा बच्चों, गैस। और विलेय जो है वो गैस हो सकता है बच्चों, द्रव हो सकता है और ठोस हो सकता है। विलेय गैस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और ठोस भी हो सकता है। तो यहां पर हमारे पास है विलायक गैस, जो कि अधिक मात्रा में होगी, क्योंकि विलायक अधिक मात्रा में होता है। और यहां पर विलेय है हमारे पास गैस, द्रव और ठोस, जो कि कम मात्रा में उपस्थित होंगे। तो ऐसा कोई उदाहरण जिसमें गैस और गैस का मिश्रण हो, यानी विलयन हो, और गैस ही अधिक मात्रा में और गैस ही कम मात्रा में, तो बच्चों हम कह सकते हैं जैसे कि वायु में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। आपको एक बात पता ही होगी बच्चों कि नाइट्रोजन वायुमंडल में लगभग 78% और ऑक्सीजन लगभग 21% उपस्थित है। तो ज्यादा कौन है बच्चों, नाइट्रोजन। तो जो ज्यादा है वो क्या होगी, विलायक। तो हमारे वायुमंडल में विलायक कौन है बच्चों, नाइट्रोजन। मैंने आपको बोला था विलायक सिर्फ एक ही होता है, विलेय एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो बाकी नाइट्रोजन के अलावा जितनी भी गैसें हैं बच्चों वायु में, वो सब क्या होंगी, विलेय। क्या होंगी, विलेय। ध्यान रखना, विलायक किसी भी विलयन में विलायक सिर्फ एक होगा, विलेय 2, 3, 4, 5, 6 हो सकते हैं। क्लियर हुई बात, यानी एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो यहां पर जो नाइट्रोजन है वो तो क्या होगी बच्चों, विलायक, और ऑक्सीजन क्या हो गई, विलेय। तो ऑक्सीजन व नाइट्रोजन का जो मिश्रण है वो हो जाएगा बच्चों गैस और गैस का उदाहरण। यानी आपके गैसीय विलयन में यहां पर क्वेश्चन कैसा आ सकता है कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का जो मिश्रण है वो कौन से प्रकार का विलयन है। तो आप या तो गैसीय विलयन लिख के आओगे या गैस गैस विलयन। क्या लिख कर आओगे, गैस गैस विलयन। यहां तक क्लियर है। उसके बाद देख लिखना, द्रव और गैस, यानी गैस तो ज्यादा है बच्चों और द्रव कम है। तो यहां पर हम ले रहे हैं क्लोरोफॉर्म का नाइट्रोजन गैस में मिश्रण। किसमें, क्लोरोफॉर्म का नाइट्रोजन गैस में मिश्रण। तो क्लोरोफॉर्म एक द्रव है, आपको पता ही बच्चों, क्लोरोफॉर्म बेहोश करने के लिए यूज की जाती है, या फिर जैसे कि
आपको पता ही है बच्चों, क्लोरोफॉर्म को बेहोश करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। तो क्लोरोफॉर्म क्या है? क्लोरोफॉर्म एक द्रव है, लेकिन ये बाद में गैस बनकर उड़ जाता है ना। तो जब ये गैस बनकर उड़ेगा बच्चों, तो वायु में मिक्स होगा, और वायु में विलायक कौन है? नाइट्रोजन। इसलिए हम पूरी वायु ना बोलकर सिर्फ क्या बोल रहे हैं? नाइट्रोजन। तो क्लोरोफॉर्म का नाइट्रोजन गैस में जो मिश्रण होगा, भाई यहां पर नाइट्रोजन का मतलब ही वायु हो गया, क्योंकि विलायक यहां पर नाइट्रोजन है। तो या तो आप पूरी वायु बोलो या फिर आप नाइट्रोजन बोल दो। विलायक यहां नाइट्रोजन है, इसलिए हम नाइट्रोजन का ही उपयोग कर रहे हैं। क्लियर? तो क्लोरोफॉर्म का नाइट्रोजन गैस में जो मिश्रण होगा वो उदाहरण हो जाएगा बच्चों द्रव गैस विलयन का। किसका? द्रव गैस विलयन का। तो उदाहरण क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि क्लोरोफॉर्म का नाइट्रोजन गैस में मिश्रण किस विलयन का उदाहरण है? तो आप क्या लिखोगे बच्चों? द्रव गैस विलयन। क्या लिख कर आओगे? द्रव गैस विलयन। इसी प्रकार गैस में ठोस को मिलाया गया है। किसमें? गैस में ठोस को, यानी ठोस कम है, गैस ज्यादा है। तो इसमें आ जाएगा बच्चों कपूर का नाइट्रोजन गैस में विलयन। यानी कपूर आपको पता ही है बच्चों, कपूर क्या होता है? जो ठोस से डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाता है उध्रुपातन की क्रिया द्वारा। तो अगर वो ठोस से गैस में चेंज होगा बच्चों, तो वो किस में मिलेगा? वायु में। और वायु में विलायक कौन है बच्चों? नाइट्रोजन। कौन है? नाइट्रोजन। क्लियर? तो कपूर अगर वायु में घुल रहा है तो वायु में विलायक कौन है? नाइट्रोजन। तो कपूर का नाइट्रोजन गैस में जो विलयन होगा वो किसका उदाहरण हो जाएगा? ठोस गैस विलयन का। क्लियर है? तो क्वेश्चन आ जाए कपूर का नाइट्रोजन गैस में या कपूर का वायु में विलयन किस विलयन का उदाहरण है? तो किसका है? ठोस गैस विलयन का। आगे बात करते हैं बच्चों द्रव्य विलयन। यहां तक क्लियर है? अगर किसी को कोई भी डाउट आता है तो कमेंट करें। द्रव्य विलयन क्या होता है? देखो, जिस नाम से विलयन होता है ना बच्चों, वो होता है विलायक। यानी द्रव्य विलयन में द्रव हो जाएगा यहां विलायक। तो यहां द्रव देखो विलायक है, और विलय गैस हो सकता है, द्रव हो सकता है, और ठोस हो सकता है। क्लियर? तो अब पहला यहां पर देखना, फर्स्ट द्रव में गैस को मिलाया गया है, यानी अब द्रव ज्यादा है और गैस कम है। तो आपने देखा होगा सोडा वाटर, सब लोगों ने पिया होगा। कोल्ड ड्रिंक्स, तो कोल्ड ड्रिंक्स और सोडा वाटर में क्या होता है बच्चों? जो विलायक होता है यानी द्रव होता है, वो द्रव तो बहुत ज्यादा होता है और गैस उसमें होती है कम। सबने देखा है। तो यहां पर वो एग्जाम्पल हो जाएगा। यानी यहां पर लिख सकते हैं हम एक और एग्जाम्पल, यहां पर सोडा वाटर, कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक है। जल में घुली हुई ऑक्सीजन। तो जल में घुली हुई ऑक्सीजन का क्या मतलब है बच्चों? जल में यानी H2O में O वाली ऑक्सीजन नहीं है ये बच्चों, ध्यान रखना। जो H2O में O है ये वो ऑक्सीजन नहीं है। जल में कणों के बीच में जो यहां पर ऑक्सीजन उपस्थित होती है, जल के कणों के बीच में ऑक्सीजन उपस्थित होती है, वो वाली ऑक्सीजन। और उसका उपयोग सिर्फ और सिर्फ बच्चों ध्यान रखना, उसका उपयोग सिर्फ जलीय जीव ही कर सकते हैं। क्लियर? तो यहां पर जल में घुली हुई ऑक्सीजन इसका उदाहरण हो जाएगा, क्योंकि जल ज्यादा है और ऑक्सीजन बहुत कम। सोडा वाटर में भी द्रव ज्यादा होता है और गैस कम होती है। कोल्ड ड्रिंक्स में भी बच्चों द्रव ज्यादा और गैस कम होती है। तो ये उदाहरण हो जाएंगे किसके? गैस द्रव विलयन के। किसके? गैस द्रव विलयन के। उसके बाद द्रव देखना बच्चों, द्रव और द्रव, ठीक है। दूध में पानी, इसका उदाहरण हो जाएगा बच्चों दूध में पानी। जल में एल्कोहल, ठीक है, अखंड बेवड़ है। तो द्रव का उदाहरण हो जाएगा ये। उसके बाद द्रव में ठोस, यानी द्रव ज्यादा और ठोस कम। तो आप सिंपल है, जल में शक्कर घोल दो, ग्लूकोज घोल दो, नमक घोल दो, सब किसके उदाहरण हो जाएंगे? ठोस द्रव विलयन के। ठीक है। जल में आपने नमक घोला बच्चों तो वो भी ठोस द्रव विलयन हुआ। जल में आपने शक्कर घोली तो वो भी ठोस द्रव विलयन हुआ। जल में आपने ग्लूकोज घोल दिया बच्चों तो वो भी क्या हुआ? ठोस द्रव विलयन। तो मुझे नहीं लगता यहां तक आपको कोई डाउट होगा। बड़े सिंपल से बच्चों, और रोज के रोज इनको याद करते हुए चलो। केमिस्ट्री में सीधा फंडा होना चाहिए, जो आपने आज पढ़ा है उसको आज के आज ही याद करना है, तभी आपको आगे का लेक्चर समझ में आएगा। अगर आपने उसको रोज के रोज याद नहीं किया बच्चों तो आपको आगे कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। ये बात क्लियर है? कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है। तो आपको रोज का रोज याद करना है, और केमिस्ट्री का फंडा है बच्चों, जितना ज्यादा हो सके रिवीजन करो। हफ्ते में कम से कम 2 बार आपको रिवीजन करना है। उसके बाद पूरे महीने में
पूरे महीने आप जितना पढ़ते हो उसका एक बार रिवीजन तो कम से कम करना ही करना है, तब जाकर आपको केमिस्ट्री याद रहेगी। क्योंकि ज्यादातर बच्चों के डाउट आते हैं, सर हम केमिस्ट्री पढ़ते तो हैं, हम याद भी करते हैं पर भूल जाते हैं। तो आप भूलो ना, इसका एक ही फंडा है बच्चों, ज्यादा से ज्यादा आप लोग रिवीजन करो, रोज का रोज पढ़ो, जिससे कि आप उसको भूलोगे नहीं। और जितना ज्यादा आप रिवीजन करोगे, रोज याद करोगे, आप अपने आप आपकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी उसको याद करने की, आपको ज्यादा से ज्यादा याद होने लगेगा और आपको प्रॉब्लम्स जो आती है भूलने की वो कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी। आगे देखना तो नेक्स्ट देखना बच्चों, ठोस विलयन। ठोस विलयन क्या होता है? गैस और देखो, ठोस विलयन में विलायक तो ठोस होगा, क्योंकि जिस नाम का विलयन है वो क्या होता है बच्चों? वो होता है ठोस। वो होता है विलायक। क्या होता है बच्चों? विलायक। तो यहां पर विलायक कौन है बच्चों? ठोस है, देखो। और यहां पर विलय कौन है? यहां विलय गैस हो सकती है, द्रव हो सकती है और ठोस हो सकता है। तो देखो, ठोस पर गैस का विलयन। तो बच्चों पैलेडियम एक धातु है, उस धातु की सतह पर जो है हाइड्रोजन जो गैस है वो अधिशोषित हो जाती है। अधिशोषित हो जाती है का मतलब चिपक जाती है, उसके ऊपर आकर बैठ जाती है। क्लियर? जैसे कि मैं आपको समझाता हूं, आपने देखा होगा टेबल के ऊपर धूल के कण बैठ जाते हैं, है ना? बोर्ड के ऊपर धूल के कण आ जाते हैं। क्लियर? तो ये होता है अधिशोषण। क्या होता है बच्चों? अधिशोषण। तो पैलेडियम जो होता है, जैसे ये पैलेडियम है, तो इसकी सतह पर ऐसे हाइड्रोजन गैस जो है आकर चिपक जाएगी, बैठ जाएगी, तो उसको बोलते हैं हाइड्रोजन का पैलेडियम में विलयन। क्लियर? तो ये हो जाएगा ठोस में गैस, यानी ठोस में गैस मिलना। क्लियर? इसके बाद पारा देखो आगे देखना बच्चों, ठोस द्रव विलयन। क्या है? ठोस द्रव विलयन, यानी कि यहां विलायक, यानी ठोस तो ज्यादा है और द्रव कम है, ठोस ज्यादा है और द्रव कम है। तो पारा क्या होता है बच्चों? पारा एक धातु है, पारा एक धातु है, लेकिन ये इकलौता ऐसा धातु है बच्चों जो कौन सी अवस्था में होता है? द्रव अवस्था में। कौन सी अवस्था में होता है बच्चों? द्रव अवस्था में। पारा यानी मरकरी यानी Hg। तो मरकरी का किसी भी धातु के साथ जब विलयन बनाएंगे तो उसको बोलते हैं अमलगम। क्या बोलते हैं बच्चों? अमलगम, धातु अमलगम। जैसे कि सोडियम और पारे को मिक्स किया तो सोडियम अमलगम हो गया, ठीक है। जिंक और पारे को मिक्स किया तो जिंक अमलगम हो गया। तो इसी तरीके से आप किसी भी धातु को जब पारे के साथ मिक्स करोगे तो वो क्या बनाएगा? धातु अमलगम। तो पारे का सोडियम के साथ अमलगम, जिसमें सोडियम तो है बच्चों ज्यादा और पारा क्या है? कम। तो सोडियम ज्यादा है और पारा कम है, तो इसको बोलेंगे पारे का सोडियम में अमलगम, जो कि उदाहरण है द्रव ठोस विलयन का। क्लियर है बच्चों? उसके बाद है ठोस, यानी ठोस में ही ठोस को घोल रहे। तो गर्ल्स, ये आप लोगों का फेवरेट है ज्वेलरी, है ना? तो ज्वेलरी, जो सोने की ज्वेलरी होती है, तो सोने में जो सोना, प्योर सोना जो होता है बच्चों, उससे आभूषण नहीं बनाए जा सकते। क्यों नहीं बनाए जा सकते? उससे ज्वेलरी क्यों नहीं बनती बच्चों? क्योंकि बहुत नर्म होता है। वो क्या होता है? बहुत नर्म होता है। तो उसको थोड़ा सा हार्ड बनाने के लिए उसमें तांबा मिक्स किया जाता है। क्या मिक्स किया जाता है? तांबा। यानी जो 24 कैरेट का गोल्ड होता है ना बच्चों, जिसकी ज्वेलरी बनती है, उसमें थोड़ा बहुत तांबा मिक्स होता है ताकि उससे ज्वेलरी बना सके। उसके बाद देखा होगा आपने 23 कैरेट, 22 कैरेट, तो जितना कम होता जाता है कैरेट, उतना उसमें तांबा या चांदी, ज्यादातर तांबा मिक्स होता चला जाता है। तांबे को मिक्स क्यों करते हैं? ताकि उसकी हार्डनेस बढ़ सके, वो थोड़ा कठोर हो जाए और उसको अलग अलग आकृतियों में ढाला जा सके। क्लियर है बच्चों? तो ये था आज का लेक्चर, जिसमें हमने विलयन और उसके प्रकार पढ़े। तो हम फटाफट रिवीजन कर लेते हैं बच्चों। सबसे पहले हमने देखा मिश्रण क्या होता है? सबसे पहले हमने देखा बच्चों मिश्रण दो प्रकार का होता है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या होता है? जिसमें पदार्थ एक दूसरे में पूरी तरीके से घुल जाए, वो समांगी मिश्रण होता है, और जिसमें ना घुले वो विषमांगी मिश्रण होता है। और बच्चों विलयन क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थ जो अभिक्रिया ना करे, ध्यान रखना बच्चों, जो अभिक्रिया ना करे उनका मिश्रण समांगी मिश्रण होता है। क्योंकि अभिक्रिया कर लेंगे बच्चों वो नया पदार्थ बन जाएगा। क्लियर है? अगर वो अभिक्रिया कर लेंगे तो नया पदार्थ बन जाएगा। और इसमें प्रत्येक घटक का संगठन सभी जगह क्या होता है बच्चों? एक समान। यानी अगर पानी में आपने नमक घोला तो आप पहली सिप पियो या आखिरी सिप पियो, आपको नमक सेम लगने वाला है।
क्लियर। उसके बाद हमने देखा विलयन के प्रकार। विलयन 3 प्रकार के होते हैं, द्विअंगी, त्रिअंगी और बहुअंगी। 2 पदार्थों से मिलकर बना विलयन बच्चों द्विअंगी विलयन कहलाता है। 3 पदार्थों से बना विलयन त्रिअंगी विलयन कहलाता है। और बहुत सारे पदार्थों से मिलकर बना विलयन बहुअंगी विलयन कहलाता है, यानी 3 से अधिक पदार्थों से मिलकर बना विलयन। क्लियर है बच्चों। एग्जाम्पल भी हमने देखे थे, जैसे कि आपने नमक और पानी को मिलाया, घोला, तो बना द्विअंगी। क्लियर। इसके अलावा आपने KCl और NaCl और पानी को मिला दिया तो वो त्रिअंगी। इसमें ग्लूकोज और मिला दिया तो ये हो गया बहुअंगी। क्लियर। उसके बाद हमने देखे कुछ उदाहरण, जैसे कि पीतल किससे बनता है, कांसा किससे बनता है, तो ये कुछ उदाहरण आप लोगों को याद करने हैं। उसके अलावा हमने फ्लोराइड आयन की सांद्रता का भी देखा कि अगर फ्लोराइड आयन की सांद्रता 1 ppm है जल के अंदर, तो वो दांतों को नुकसान होने से बचाएगा, दंत क्षय होने से रोकता है, दांतों को खराब नहीं होने देता। लेकिन वही सांद्रता बढ़कर 1.5 mm हो जाए, यानी पहले जो दांतों को प्रोटेक्ट कर रहा था वही अब दांतों को नुकसान पहुंचाना चालू कर देगा। क्लियर। यानी जो पहले बॉडीगार्ड था, जो गार्ड बना हुआ था, वो अब दुश्मन बन जाएगा। समझ रहे हो बात को। तो 1.5 mm होते ही वो दांतों को पीला करना चालू कर देता है, और अगर ज्यादा सांद्रता हो जाए तो वो जहरीला हो जाता है, जिसका हमने एग्जांपल भी देखा कि सोडियम फ्लोराइड का उपयोग चूहों को मारने वाले दवाइयों में उपयोग में लिया जाता है। ठीक है। उसके बाद हमने देखा बच्चों विलयन के कुछ प्रकार, विलय और विलायक के अवस्था के आधार पर, तो जिसमें हमने गैस विलयन, ठोस विलयन और द्रव विलयन ये तीनों देखा है। तो इसके एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से याद करने हैं। इसके बाद बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अगले टॉपिक्स के साथ, जो कि आपके यहाँ पर देखो बच्चों ये फिजिकल केमिस्ट्री का लेसन है, तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपके न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं बहुत सारे। ठीक। तो इस चैप्टर से आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल जरूर आएगा बच्चों। क्लियर है। तो आप अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ते हुए चलें। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।